बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आप इसको सही से सुनिए, समझिए और इसको जो है अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने की कोशिश करें, इस पर एग्ज़ाम्पल बनाएं और इसमें मुझसे सवालात करें जितने हो सके, जिस जगह पर आपको समझ नहीं आया हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आसान बनाऊँ इसे बनाऊँगा। ठीक है, अपने सारे लेक्चर्स को मेरा यही तरीका होता है। सही है, तो टेंसेस पढ़ते हैं। ठीक है, टेंस देखो, ये टेंस जो है इसका ओरिजिन, इस वर्ड का ओरिजिन, ओरिजिनलिटी, असलियत कहाँ से लिया गया है। ये लफ्ज़ टेंस इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ये एक लातीनी ज़ुबान लफ्ज़ से लिया गया है। किस लफ्ज़ से? टेम्पस से लिया गया है। ये लातीनी ज़ुबान टेम्पस से लिया गया है, विच मीन्स टाइम, इसका मतलब है टाइम। ठीक है, ज़माना या वक़्त, इसका आप जो है मीनिंग ले सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये एक वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, हालत है, एक पोजीशन है, ये एक वर्ब की फॉर्म है। विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो कि हमें एक एक्शन, एक अमल की टाइम बताता है। टेंस का क्या काम है कि एक काम पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में होगा। यही ज़माने का काम होता है कि वो हमें एक एक्शन की बात करता है कि द टाइम ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में एक एक्शन हुआ था, अमल प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। अब दूसरा डिफिनीशन देखें। और टेंस शोज, टेंस हमें शो करता है व्हेन एन एक्शन हैपन, कि एक काम या एक अमल कब हुआ था। ठीक है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में होगा या पास्ट में हुआ था। सो दिस इज ऑल अबाउट टेंस, आपको आना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ टेंस, टेंस के मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो द वर्ड टेंस इज द फॉलोइंग मीनिंग्स, इसके जो है नीचे दिए गए कुछ मीनिंग्स है। एज अ वर्ब इसकी क्या मीनिंग, इसका क्या मीनिंग होता है। एज अ नाउन इसका क्या मीनिंग होता है। एज एन एडजेक्टिव टेंस का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश में एक लफ्ज़ के मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं, तो अब टेंस के मुख्तलिफ मीनिंग्स, 3 मीनिंग्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ। एज अ वर्ब टेंस का क्या मीनिंग है? इट मीन्स टू मेक समवन अनहैप्पी और सैड, इसका मतलब है कि किसी को नाराज़ करना, किसी को खफा करना, किसी को पेचीदा करना या अफसरदा करना। ठीक है, बस उर्दू के मुख्तलिफ मीनिंग आप ले सकते हैं। तो किसी को नाराज़ करना। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप समझोगे। हज़रत अली टेंसेस इनाम एवरी डे इन द क्लास, ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स थे, तो ये मैंने उनके ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, हज़रत अली टेंसेस, हज़रत अली इनाम को हर रोज़ क्लास में परेशान करता है या खफा करता है या नाराज़ करता है। तो यहाँ पर ये इसका इस तरह मीनिंग आप नहीं लोगे कि हज़रत अली जो है ज़माना है, इनाम या फिर कुछ और आप मीनिंग ले लोगे। ठीक है, आप सोचोगे कि यार टेंस का मतलब है वक़्त, ज़माना, तो यहाँ पर ज़माने का मीनिंग नहीं ले सकते हम। यहाँ पर टेंसेस एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है किसी को नाराज़ करना। दूसरा, एज अ नाउन इट मीन्स टाइम। अभी देखो, एज अ नाउन इसका क्या मतलब है? टाइम। वी विल स्टडी 12 टेंसेस, हम पढ़ेंगे 12 ज़माने। तो यहाँ पर टेंस टाइम की बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो एज अ नाउन इसका मतलब है टाइम या ज़माना या वक़्त। अब एज एन एडजेक्टिव इसका क्या मतलब है? अनहैप्पी, नाखुश, खफा, नाराज। एज एन एडजेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल, शी इज टेंस्ड टुडे, वो आज नाराज है, वो टेंस्ड है, परेशान है या खफा है। तो देखो, टेंस के मुख्तलिफ मीनिंग्स आप ले सकते हैं, आपको ये 3 आने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा हो और आप उसे कहो कि ये क्या कह रहे हो, इसका मतलब तो ज़माना है। अगर कोई बंदा कहे शी इज टेंस्ड टुडे, कि वो आज नाराज़ है, तो तुम समझोगे कि उसका मतलब है कि आज वो ज़माना है, नहीं। ठीक है, तो आप ये समझो, ये सब आपको आने चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ टेंस। कैटेगरीज कहते हैं तबकबंदी को। ठीक है, कि इसका देखो, ये एक कैटेगरी हो गई, ये प्रेजेंट कैटेगरी हो रही है, फ्यूचर और ये पास्ट कैटेगरी। ठीक है, सो वी हैव 3 मेन कैटेगरीज, हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज है। इन ईच कैटेगरी, और हर एक कैटेगरी में जो है
सब 4 कैटेगरीज है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक कैटेगरी है, इसमें सब 4 कैटेगरीज है, ये एक कैटेगरी है, इसमें सब 4 कैटेगरीज है, और ये एक कैटेगरी है जिसमें सब 4 कैटेगरीज है। सो वी हैव 3 मेन कैटेगरीज, हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज है, एंड ईच कैटेगरी हैज 4 सब कैटेगरीज, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम। इन पास कैटेगरी जो हमारे पास पास जमाना है या पास तबकबंदी है, इसमें हमारे पास 4 टेंसेस है। सिंपल पास्ट टेंस हम पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। फिर इसी तरह प्रेजेंट में, अब ये सिंपल पास्ट था तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ये पास्ट कंटिन्यूस था ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, ये पास्ट परफेक्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और इसी तरह जो है फ्यूचर कैटेगरी, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। सो यू शुड नो देम एंड लर्न देम, ये बस आपको आने चाहिए। तो अभी के लिए हम प्रेजेंट कैटेगरी स्टार्ट करते हैं, और इसमें ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और आगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये बाद में लास्ट में हम पढ़ेंगे। बस सिर्फ ये दो जो है आपके बुक में इस्तेमाल होने वाले, वो है लेवल 1 का बुक हम पढ़ने वाले हैं, जो इसके बाद शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ये तो बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद हम किताब स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो ये है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसके यूजेजेस, आप इसको यूजेजेस कहो या फिर यूजेस का मतलब इस्तेमाल, ठीक है, या फिर आप इसका यहाँ पर लिखोगे डिफिनीशंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तारीफ है सिंपल प्रेजेंट टेंस की मुख्तलिफ तारीफ है, या फिर आप इसको केजेस लिख सकते हैं, केजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो आप जो भी आप लिखना चाहे। अच्छा, अब ये इसका डिफिनीशन क्या है? जो पहला डिफिनीशन मैंने लिखा है कि शोज एन एक्शन, ये हमारे पास वो एक्शन शो करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास वो एक्शन शो करता है which happens daily, जो कि रोजमर्रा होता हो, हैबिचुअली आदतन होता हो, और रेगुलरली का मतलब है डेली बेस पर होता हो, ठीक है। डेली और रेगुलरली का एक ही मतलब है। शोज रिपीटेड एक्शन, देखो हर वो एक्शन शो करता है जो रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है हर सुबह जो है वो स्कूल जाता है, हर सुबह, सिर्फ इतवार के दिन वो छुट्टी करता है, तो देखो ये एक एक्शन होता है लेकिन रिपीटेड एक्शन है, हर रोज होता है, ठीक है। अब एक बंदा है वो हर हफ्ते जो है क्रिकेट खेलता है या कोई और काम करता है, ये भी जो है हमारे पास हैबिचुअली है या फिर डेली है, ठीक है, क्योंकि हर हफ्ते को वो एक काम करता है, तो इसलिए ये भी हमारे पास इंक्लूड होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, या वो एक बंदा है वो हर साल हज पर जाता है या हर साल उम्रा करता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, और हैबिचुअली इसको आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो स्कूल जाती है। अब उर्दू में मेरे ख्याल से इसका पहचान ता है, ती है और ते है से हम समझते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर कोई बंदा आपको उर्दू में जुमले बना कर देता है तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको पहचान आना चाहिए कि इसको ये उर्दू में सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम कैसे पहचानेंगे। तो वो ता है, ती है और ते है से हम जानते हैं। आई प्ले क्रिकेट एवरी फ्राइडे, मैं हर फ्राइडे को क्रिकेट खेलता हूँ, देखो ता हूँ, अब वो ता हूँ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। अच्छा, देखो नंबर 2 जो सेकंड केस है, शोज द जनरल एंड यूनिवर्सल फैक्ट, ये हमारे पास वो फैक्ट कहते हैं हकीकत को, ठीक है। जनरल मीन आम हकीकत, जिसको आम लोग और जो है सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर ले, और यूनिवर्सल फैक्ट जो सारी कायनात में वो फैक्ट कबूल हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो, जनरल फैक्ट इज चेंजेबल इन नेचर, जो जनरल फैक्ट होते हैं आम हकीकत, वो चेंजेबल होता है नेचर में, वो चेंज हो सकता है। अब देखो, शी गोज टू एलिमेंट्री स्कूल, अब ये एक जनरल फैक्ट है, वो एलिमेंट्री स्कूल जाती है, शायद कल वो इससे आगे क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूल में जाए, इसके बाद हाई स्कूल में, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री इब्तिदाई स्कूल होती है, फिर इसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज। तो देखो ये इसका फॉर्म जो है, इसका फैक्ट चेंज हो रहा है, अभी एलिमेंट्री जा रही है, कल कॉलेज जाएगी, ठीक है। तो ये इसका चेंज जो है सॉरी इसका नेचर जो है इस फैक्ट का चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, चेंजेबल नेचर। अब यूनिवर्सल फैक्ट इज अनचेंजेबल इन नेचर, जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है वो चेंजेबल नहीं होता, बस वो यूनिवर्सली बस अल्लाह ने बनाया होता है,
अब देखो सनराइज इज इन ईस्ट, के जो सूरज है वो ईस्ट से तुलू होता है, ठीक है, मशरिक से तुलू होता है। तो देखो ये आपको आना चाहिए, सही है। अब ये जो है यूनिवर्सल फैक्ट है, ये तो सब दुनिया समझती है, सब दुनिया जानती है कि ये तो वहां से, अब वो क़यामत के दिन अलग बात है कि वो फिर मगरिब से तुलू होगा, ठीक है, लेकिन ईयरली डेली हर रोज तो ऐसा ही होता है ना। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि अल्लाह इज वन, अल्लाह एक है, तो ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है। सारे मुस्लिम उम्मा जितना भी है वो सब अल्लाह को एक मानते हैं, तो दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट, और ये फैक्ट चेंज नहीं होता, ठीक है, ये चेंज नहीं कर सकते हम। अब इसमें जो, बस ये आप याद कर लो, हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है वो क्या है, डू और डज, और मेन वर्ब इसका क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। बस आप ये सिर्फ याद कर लो कि हेल्पिंग वर्ब इसका डू डज है और मेन वर्ब इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अच्छा, डू डज, डू हम जो है किसके साथ लगाते हैं, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बात बताना चाहता था, ये मैंने लिखा है इधर, सही है। देखो जो हेल्पिंग वर्ब है इसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है। मैं वैसे अक्सर स्ट्रक्चर्स में एच वी लिखता हूँ, ठीक है, तो आपको आना चाहिए कि एच वी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमारे पास, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जुमला इस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो ये इसलिए मदद देता है मेन वर्ब के साथ। अब मेन वर्ब हमारे पास क्या है, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अच्छा, डू और डज में ये बताना चाहता था कि डू को जो है हम आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स के साथ, देखिए प्लूरल नेम्स दो नाम होते हैं, ठीक है, अली एंड अहमद, ये दो नाम है, तो इसे हम प्लूरल नेम कहते हैं। या इससे ज़्यादा के लिए भी हम फिर तो वो हम दे लेते हैं, ठीक है, तो दे ले या फिर दो नाम ले ले, ठीक है, दोनों के लिए हम डू लगाते हैं। डज, डज जो है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ, जैसे कि अली, आलिया, अहमद, महमूद, ये सब जो है एक नाम है, तो इनके साथ डज लगेगा। दूसरी बात यह है कि ये डू और डज हम कहाँ लगाएंगे, ये हम नेगेटिव स्ट्रक्चर में, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में। जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है या पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर में डू और डज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो एम्फेटिक डू बन जाता है, ठीक है। वहाँ पर हम एक काम के ऊपर स्ट्रेस लाते हैं, तो उसके लिए हम डू डज सिंपल स्ट्रक्चर में लगाते हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में। अब ये आगे पढ़ने वाले, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स कहते हैं बनावट को, ठीक है, चाहे वो सिंपल पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो, सिंपल स्ट्रक्चर हो या पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो। पॉजिटिव मीन मुस्बत जुमला या सादा जुमले, ठीक है, जिसमें ना निगेशन हो, ना उसमें इनकार हो और ना सवाल हो, तो उसे हम सादा स्ट्रक्चर कहते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये मैंने दो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, ठीक है, सिंगुलर के लिए अलग लिखा है और प्लूरल के लिए अलग स्ट्रक्चर लिखा है, ताकि आपको मैं सही से समझा सकूं, ठीक है। और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, आप भी इसी तरह से लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए। आप ऐसा करें कि इसको एक पेज पर लिखे और इसको दूसरे पेज पर, ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर क्योंकि ये पेज पर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये सिंपल हर एक टेंस में हम केसेस भी पढ़ेंगे, डिफिनेशन, यूजेजेस और उसके बाद स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे। तो सिंगुलर में ही, शी, इट, अली, देखो अली सिंगुलर नेम है, जिस तरह मैंने ऊपर बताया ना कि ही, शी, इट सिंगुलर नेम के लिए हम डज लगाते हैं, लेकिन सिंपल स्ट्रक्चर में हम डज नहीं लगाएंगे। ये जो यहाँ पर मैंने प्लस का निशान लगाया है, प्लस से आप ये जहन में डाल दें कि प्लस का मतलब है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, मुस्बत जुमला जिसमें इनकार ना हो और ना सवाल हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट पहले लगेगा। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट, अली, ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सिंगुलर के लिए। और अगर प्लूरल के लिए हम सब्जेक्ट लेंगे तो फिर आई, वी, दे, यू, अली एंड साजिद। अब देखो ये प्लूरल के लिए हम ले सकते हैं, सही है। अच्छा, तो शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। शी हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि मैंने कहा था, ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास ये
इनमें से हम किसी को भी उठा सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर है तो इनमें से किसी को भी उठा सकते हैं। अच्छा, जब हमारे पास शी लग गया है तो इसके बाद वर्ब लगेगा, ठीक है, ये वर्ब हो गया गो, जाना। अब सवाल ये उठता है कि हम ES लगाएंगे कि क्या लगाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए फिर कुछ रूल्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये रूल्स है, इंशाल्लाह फिर आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने ES क्यों लगाया है, मैंने S क्यों नहीं लगाया, या फिर IES क्यों नहीं लगाया मैंने, ठीक है। और बाद में हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट जो है, तो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में, सही है। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ना, शी गोज वो जाती है, लेकिन कहाँ जा रही है, स्कूल जाती है, ठीक है। तो ये दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, टू स्कूल इज द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और वर्ब के साथ मैंने इनमें से किसी को लगा लिया, तो ES मैंने लगाया, क्योंकि रूल्स के मुताबिक मैंने ES लगाना है यहाँ पर। वो आगे पढ़ेंगे कि मैंने ES क्यों लगाया, टू स्कूल इज द कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन गया सिंपल स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव, देखो मैंने मनफी का निशान लगाया, तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट रहेगा वही। अब देखो मैंने कहा था ना कि सिंपल स्ट्रक्चर में हम डू डज नहीं लगाते, बाकी के स्ट्रक्चर्स में हम डू डज लगाएंगे। अब सब्जेक्ट प्लस डज मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर मैंने मेंशन किया है कि डज को हम जो है सिंगुलर के साथ लगाएंगे। इधर देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने इधर बताया आपको कि डज को हम ही शी इट के साथ लगाते हैं और सिंगुलर नेम के साथ, तो सही है। यहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा, फिर बाद में डज लगेगा, प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में नॉट नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, नॉट लगाएंगे ताकि निगेशन हो जाए, सही है। नॉट इज एडवर्ब ऑफ निगेशन, नॉट हमारे पास एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ये एडवर्ब का एक टाइप है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब का पहला हालत। मैंने आपको रेगुलर और इरेगुलर में समझाया था ना, अगर आपको याद हो इधर, ठीक है, ऊपर चला जाता हूं मैं, इधर ये देखो वर्ब का पहला हालत, तो ये हमारे पास वर्ब का पहला हालत है, देखो ये वर्ब का पहला हालत है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, सही है। यहाँ पर ये इस्तेमाल होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस कॉम्प्लीमेंट, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। तो एग्जांपल में देखो, सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, इनमें से किसी को भी उठा लो, शी, फिर डज स्ट्रक्चर से उठाएंगे, प्लस नॉट स्ट्रक्चर से उठाएंगे, गो टू स्कूल, ठीक है, वही जुमला है, लेकिन मैंने नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाया। शी डज नॉट गो टू स्कूल का मतलब क्या होगा, कि वो स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। अब यही स्ट्रक्चर अगर हम सवालिया बनाएंगे, सवालिया, तो सिंगुलर में क्या होगा, डज को पहले लगाएंगे, सही है। हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में भी देखो हमारे पास तो दो है ना, तो इसमें देखो मैंने यहाँ पर लिखा है हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास दो है, डू और डज है, तो इसलिए मैंने डज डायरेक्ट लिखा। क्यों डायरेक्ट लिखा, क्योंकि तो सवालिया में क्या होगा, हमारे पास डज हम पहले लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर स्ट्रक्चर है ना, डू तो मैं नहीं लगा सकता, तो इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखने की बजाय डायरेक्टली डज लिखा, क्योंकि ये सिंगुलर है। और अगर मैं दोनों के लिए इकट्ठा लिखता तो फिर मैं हेल्पिंग वर्ब लिखता, सही है। अच्छा, तो डज प्लस सब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्ट है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का पहला हालत, प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, तभी तो हमें समझ में आएगा कि ये सवाल है। डज शी गो टू स्कूल, देखो डज लगाया, शी लगाया और गो। अब यहाँ पर जो है ES नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ES हमने यहाँ पर लगाया है, सही है। आप ये इस तरह बस बच्चों की तरह इसको समझेंगे, यहाँ पर ES मैंने लगाया है तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई बंदा कहेगा कि डज शी गोज टू स्कूल, तो फिर गलत होगा, सही है। तो सिंगुलर के लिए फिर हम यहाँ पर ES नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर लग गया है। डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है, ये हो गया हमारे पास इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, सवालिया, ठीक है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सवाल भी करते हैं और निगेशन भी करते हैं, इनकार भी होता है उसमें और सवाल भी होता है। तो इसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक अमेरिकन है और दूसरा क्या है, ब्रिटिश है। तो अमेरिकन को पहले समझते हैं। अमेरिकन क्या बोलते हैं, वो डायरेक्टली डज नॉट को या डजंट को पहले लगाते हैं। डज नॉट जो है फॉर्मल है, ठीक है, डज नॉट क्या है, फॉर्मल है।
अगर आप लिखना चाहते हो, ऐसे लिखते हो या किसी और चीज़ को या किसी प्रोफेसर को या किसी डीन को, एचओडी को, तो आप जब इसको लगाओगे तो डज नॉट लिखोगे, ठीक है, डजंट ना लिखो, ये थोड़ा awkward लगता है और इनफॉर्मल लगता है, सही है। तो ये हम स्पीकिंग के लिए ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, और स्पीकिंग में भी जब हम किसी छोटे से या हम उम्र से बात करते हैं तो हम डजंट लगाते हैं, वरना डज नॉट ही लगाते हैं। तो डजंट शी गो टू स्कूल, देखो डजंट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, या डज नॉट या फिर डजंट। शी सब्जेक्ट हो गया, इनमें से मैंने ये उठाया है। अब शी की बजाय अली लिखे, ही लिखे, ठीक है। गो टू स्कूल, गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू स्कूल इज द कॉम्प्लीमेंट, इज द लास्ट, वी हैव पुट हियर क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये हमारे पास अमेरिकन स्ट्रक्चर बन गए। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रिटिश बता देता हूँ, सही है। ब्रिटिश जो कि हमारे पास फॉर्मल राइटिंग है और फॉर्मल स्पीकिंग है, ये फिर अमेरिकन से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ब्रिटिश हमारे पास फॉर्मल स्पीकिंग है और ये ज़्यादातर एक्सेप्टेड होता है। तो इसमें हम डज लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस नॉट लगाते हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया था कि सब्जेक्ट से पहले नॉट लगाया था और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। तो प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। डज शी नॉट गो टू स्कूल, अगर हम अमेरिकन बोलते तो वो कैसा होता, वो ऐसा होता कि डजंट शी गो टू स्कूल, लेकिन अगर हम ब्रिटिश बोलते हैं तो डज शी नॉट गो टू स्कूल। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं प्लूरल जो स्ट्रक्चर्स है, ये हमारे पास आई, वी, दे, यू, अली एंड साजिद, ये प्लूरल स्ट्रक्चर है। अब वही सेम चीज़ है, लेकिन ये मैंने प्लूरल के लिए लिखा, यहाँ पर डू लगेगा, वहाँ पर डज लगता था, ठीक है, वहाँ पर डज लगता था। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर जो है एस ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल में हम एस ई एस नहीं लगाते, ठीक है। तो इसलिए ये आपको आना चाहिए, मैंने ये अलग अलग लिखा है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस डॉट। दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, तो दे सब्जेक्ट, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू स्कूल इज कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखो, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, ठीक है, या डू के बाद प्लस लिखो फिर नॉट लिखो, ठीक है, दोनों ठीक है। तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस डॉट। सो वी डोंट रन एवरी फ्राइडे, मैंने डायरेक्टली डोंट लिखा है, ठीक है। आप डू नॉट लिख दे, आपकी मर्जी है, डोंट भी लिख सकते हैं। तो वी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, डोंट वहां से आया, रन जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और एवरी फ्राइडे इज द कॉम्प्लीमेंट। हम हर फ्राइडे को दौड़ते नहीं है, सही है, हम हर फ्राइडे नहीं दौड़ते हैं। तो ये इसका मीनिंग हो गया उर्दू में। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जितने भी हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, सब में हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाते हैं ताकि सवाल बनाए ना, ठीक है। तो डू हम लगाते हैं पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। डू यू रिसाइट द होली कुरान, आया तुम कुरान मजीद की तिलावत करते हो। तो डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर या स्ट्रक्चर से आया है, आप इस तरह का है। सब्जेक्ट हमारे पास यू है, देखो ये है यू, यस सब्जेक्ट है हमारे पास। रिसाइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। द होली कुरान, ये हमारे पास क्या है, ये सारा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जिस तरह मैंने कहा था कि यहाँ पर भी दो केसेस होते हैं, तो इसमें भी होते हैं। तो अमेरिकन क्या बोलते हैं, डू के बाद डायरेक्टली नॉट लगाते हैं, या डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल किस तरह होगा, डोंट दे वॉच टीवी, या डू नॉट दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी नहीं देखते हैं। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, जिसमें ये सवाल भी है और निगेशन भी। तो देखो डोंट या डू नॉट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास, फिर सब्जेक्ट दे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वॉच, फिर टीवी इज द कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड। अब वैसे ही ब्रिटिश के लिए, प्लूरल के लिए भी ब्रिटिश का एक अलग स्ट्रक्चर है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखो वही चीज़ है, यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले नॉट लगता है और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। डू दे नॉट रिसाइट द होली कुरान, क्या वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते हैं। यस दे डू या नो दे डोंट, वो तो फिर बात की बात है ना, जवाब में हम जो भी बोलना चाहें, ठीक है। अब एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो खासकर इस स्ट्रक्चर के लिए है कि एस ई एस आई एस कहाँ लगता है। तो ये जानते हैं,
नोट, वी एड एस ई एस आई ई एस ओनली इन पॉजिटिव। यहां पर इन डालोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो मैं डाल देता हूं। अच्छा, तो मैंने पुट किया है यहां पर, सही है। इन पॉजिटिव सेंटेंस हम एस ई एस या आई ई सॉरी एस ई एस या आई ई एस को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या सादा जुमलों में डालते हैं विद अ वर्ब फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ना कि प्लूरल के लिए, ठीक है। अब उसके लिए कुछ रूल्स है। रूल नंबर एक, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। जब एक वर्ब, ठीक है, एक वर्ब कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे खत्म होता है, डिलीट वाई को डिलीट करो एंड एड आई ई एस, और सिर्फ आई एस का इजाफा करो। जैसे कि क्राई, क्राइज, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इस्तेमाल करूंगा सिंपल स्ट्रक्चर, मैं कहूंगा शी क्राइज, ओके, वो रोती है, अंडरस्टूड, एटसेट्रा। दूसरा आप समझे, जब एक वर्ब एस एच सी एच ओ डबल एस एस एक्स और जेड पे खत्म होता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एड ई एस का इजाफा करना है, सही है। तो ये ई एस के लिए मैंने रूल लिखा, आई ई एस के लिए ये रूल था, ठीक है। पता नहीं ये क्यों आगे जा रहा है। आई एस के लिए ये रूल था और ई एस के लिए ये रूल है कि एक वर्ब है, एस एच पे ख़त्म हुआ, सी एच पे ख़त्म हुआ, ओ पे ख़त्म हुआ, एस एस पे ख़त्म हुआ, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे कि वॉच, अब ये किस पे ख़त्म होता है, सी एच पे, आगे क्या लगाएंगे, वॉचेज, देखो मैंने लगाया है यहाँ पर, एटसेट्रा। टू ऑल अदर वर्ब्स, बाकी वॉश है, फिर वॉश, वॉशेज, वॉच, वॉचेज, ठीक है। गो, गोज, देखो मैंने ऊपर लिखा था ना गोज, तो देखो ओ पे ख़त्म हुआ था ये वर्ड, तो इसलिए मैंने ई एस लगाया है। बाकी आई एस में यहाँ पर नहीं लगा सकता क्योंकि आई एस के लिए अपना रूल है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई तो नहीं है ये, सही है। अब लास्ट में देखो बाकी के जितने भी वर्ब हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं। वी एड ओनली एस टू ऑल अदर वर्ब्स, जैसे कि कॉल, कॉल्स, प्ले, प्लेज, एटसेट्रा। तो इन सब के साथ फिर एस लगता है, और अगर ऐसा केस आता है कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वहाँ पर आई एस लगाते हैं, और अगर ऐसा केस आता है तो वहाँ पर ई एस लगाते हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश में जो है सॉरी प्लूरल के लिए दूसरा नोट मैंने लिखा है कि इसके लिए तो हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा कि वी कैन यूज द एस ई एस आई एस इन सिंगुलर नाउन, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन में हम लगा सकते हैं। ये देखो सारे सिंगुलर नाउन है ना, इनके साथ हम लगा सकते हैं, ओके। वी कैन नॉट यूज देम इन प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन्स के साथ हम नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल शी वॉशेज द डॉग, वो कुत्ता धोती है, तो मैं इस तरह नहीं कह सकता कि दे वॉशेज द डॉग, वो फिर गलत होगा, फिर हम कहेंगे दे वॉश द डॉग, अंडरस्टूड। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ये टेंस समझ गए होंगे इंशाल्लाह से, और अगर फिर भी कोई सवाल रहता है सो यू कैन आस्क मी, ओके। वस्सलाम।